नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम आतंक का नवंबर में। साथियों, नवंबर कैलेंडर का वह 11वां पन्ना जो हमें तमाम खुशियों, नई उम्मीदों और इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की याद दिलाता है। लेकिन जब हम इस महीने के पन्नों को पलटते हैं तो भारत से लेकर फ्रांस तक कई ऐसी तारीखें मिलती हैं जो चीख चीख कर हमें आतंकवाद की क्रूर और कायरतापूर्ण वारदातों के बारे में बताती हैं। इस कार्यक्रम में हम न सिर्फ इन आतंकी हमलों को याद करेंगे बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया को इस वैश्विक लड़ाई में किस तरह एकजुट होकर खड़ा होना होगा, क्योंकि जब तक आतंक का आखिरी साया मिट नहीं जाता, मानवता चैन की सांस नहीं ले सकती। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट ने एक बार फिर देश की राजधानी को दहला दिया। जिन हालातों के बीच ये हमला हुआ है वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद चिंताजनक। हम कैलेंडर के जिस महीने की बात कर रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में कई भयानक और दिल दहला देने वाली आतंकी घटनाओं के लिए दर्ज है। एक तरफ जहां नवंबर का महीना सर्दी की शुरुआत और उत्सवों की समाप्ति का प्रतीक होता है, वहीं अगर हम देश और वैश्विक आतंकी इतिहास को देखें तो ये महीना अपने पीछे एक भयावह घटनाओं को साथ लेकर चलता है। इसलिए नवंबर के इस महीने को हम आतंक का नवंबर कह रहे हैं। नवंबर महीने में न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में क्रूर आतंक का चेहरा देखने को मिला। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट। दिल्ली ब्लास्ट एक ऐसी घटना जिसने देश की राजधानी को झकझोर दिया। 10 नवंबर की वो शाम जब लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट ने न सिर्फ मानवीय क्षति पहुंचाई बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी सकते में डाल दिया। 10 नवंबर 2025 की शाम 6:52 पर एक सफेद हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक पल में चहल पहल वाली चांदनी चौक की गलियां मौत की सन्नाटे में बदल गई। आग का गोला, उड़ते हुए शव के टुकड़े, चीखते बच्चे, भागते लोग, वो दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दिल्ली ब्लास्ट का घटनाक्रम। 9 नवंबर 2025 को हरियाणा के फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस व हरियाणा पुलिस ने की छापेमारी में 2900 किलो विस्फोटक, अमोनियम नाइट्रेट, हथियार, टाइमर बरामद। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पता चला जिसमें डॉक्टर शामिल। 10 नवंबर 2025 शाम 6:52 पर लाल किले के पास कार ब्लास्ट। सीसीटीवी में मास्क पहने ड्राइवर दिखा। दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एनआईए ने जांच शुरू की। 11-12 नवंबर ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित किया गया। फरीदाबाद मॉड्यूल से लिंक मिला। पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की। 12 से 14 नवंबर को एनआईए दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि पुलवामा कश्मीर निवासी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, जो सुसाइड बॉम्बर था, वो कार चला रहा था और ब्लास्ट में मारा गया। इसका जैसे मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद से लिंक का खुलासा हुआ। 15-16 नवंबर उमर के साथी कार मालिक आमिर रशीद अली और अन्य गिरफ्तार। डॉक्टरों का व्हाइट कॉलर नेटवर्क बेनकाब, 6 से अधिक डॉक्टर मौलवी शामिल। 25 लाख रुपए की फंडिंग से 26 क्विंटल उर्वरक से विस्फोटक बनाने की साजिश का एनआईए, यूपी एटीएस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया। 16 से 18 नवंबर को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों ने फोकस किया। उमर और कई आरोपी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और स्टाफ जो कि विस्फोट में शामिल थे। यूनिवर्सिटी में आईईडी बनाने की प्लानिंग की जानकारी सामने आई। इसके बाद यूनिवर्सिटी के 25 जगहों पर ईडी ने रेड्स की, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार। 18-19 नवंबर यूनिवर्सिटी के 10 से अधिक स्टाफ और मेडिकल स्टूडेंट गायब हुए। विस्फोट में इस्तेमाल कार 29 से 30 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी कैंपस में थी। विस्फोट के दौरान कार में लगभग 30 से 40 किलो अमोनियम नाइट्रेट होने का दावा। यूनिवर्सिटी में विस्फोट बनाने, स्टोर करने का शक, 10 से अधिक स्टाफ गायब। कश्मीर सहित कई जगहों के 200 से अधिक डॉक्टर और कर्मचारी जांच के दायरे में। आत्मघाती हमला, जिहादी सोच। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट कोई सामान्य कार ब्लास्ट नहीं था। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि यह सुसाइड बॉम्बिंग थी। कार चला रहा डॉक्टर मोहम्मद उमर उन नबी फरीदाबाद के एक अस्पताल में पढ़ाने वाला कश्मीरी डॉक्टर था। वही उमर जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें वो धारा प्रवाह अंग्रेजी में सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहरा रहा है। वो कहता है कि ऐसे हमले इस्लाम में जायज हैं और आत्मघाती हमला करने वाला शहीद हो जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के समय उसके चेहरे पर जो अजीब सी शांति दिख रही है, वही बताती है कि बचपन से कितना गहरा ब्रेन वॉश किया गया होगा। एक एमबीबीएस डॉक्टर
जिसका काम जिंदगियां बचाना है, वही मासूम लोगों पर आत्मघाती हमला करने की सोच में जिहाद ढूंढ रहा है। ये अपने आप में डरावना है। ऐसी सोच, ऐसे माइंडसेट को बदलना लगभग नामुमकिन है। वो कहता है कि आत्मघाती हमला गलत समझा जाता है। इस्लाम में माना जाता है कि हमलावर शहादत पाते हैं। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time. दिल्ली ब्लास्ट पर सख्त संदेश। आतंकी उमर की आत्मघाती हमले को महान बताने वाली सोच कितनी बीमार है। निरीह, निर्दोष, अनजान लोग जिनसे कोई मुलाकात या दुश्मनी नहीं, उनकी हत्या करना कैसे महान काम है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लाल किला धमाके को लेकर कहा कि इस विस्फोट के दोषियों को दी जाने वाली सजा इतनी कड़ी होगी कि पूरी दुनिया देखेगी और इससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति हमारे देश में इस तरह के हमले की हिम्मत कर न सके। वहीं पीएम मोदी ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि साजिश के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। भूटान के एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। दिल्ली में हुई भयानक घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। उन्होंने कहा, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। विस्फोट की प्रकृति और तकनीक। अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत लोकप्रिय ऑक्सीडाइजर है जिसका ज्यादातर उपयोग उर्वरक में होता है। इसे ANFO जैसे विस्फोटकों में भी प्रयोग किया जाता है। FSL ने ब्लास्ट साइट से एक ऐसा सैंपल भी पाया है जो अमोनियम नाइट्रेट से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। ये संकेत देता है कि सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट ही नहीं, उसमें अन्य विस्फोटक सामग्री जोड़कर एक अधिक खतरनाक मिश्रण बनाया गया हो। जांच के स्रोतों के अनुसार अभियुक्तों ने अमोनियम नाइट्रेट को हरियाणा के गुड़गांव, नूह जैसे स्थानों से खरीदा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में TATP भी विस्फोटक मिश्रण का हिस्सा हो सकता है। TATP को अक्सर मदर ऑफ सटन कहा जाता है क्योंकि यह बहुत अस्थिर होता है, यानी बहुत संवेदनशील रहता है। ताप, घर्षण या झटके से आसानी से विस्फोट कर सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमोनियम नाइट्रेट और TATP का संयोजन एक IED में इस्तेमाल किया गया हो सकता है जिसमें TATP विस्फोट की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। विशेषज्ञों ने कहा कि मिश्रित IED में शायद डेटोनेटर भी इस्तेमाल किया गया होगा क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट के लिए सामान्यतया डेटोनेटर की जरूरत होती है, लेकिन TATP की वजह से उसे संवेदनशील बनाया गया हो सकता है। कुछ फॉरेंसिक नमूनों में ऐसा पाया गया है जिसे अमोनियम नाइट्रेट से भी अधिक शक्तिशाली कहा गया है। यह संकेत हो सकता है कि विस्फोटक मिश्रण में अन्य रसायन या उच्च श्रृंखला विस्फोट मौजूद थे, लेकिन अभी उनका सटीक संयोजन स्पष्ट नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्फोट को डेटोनेटर के जरिए प्रज्वलित किया गया हो सकता है। ये डेटोनेटर मैनुअल रूप से ट्रिगर किया गया था जिससे यह आत्मघाती हमले का मामला भी बनता दिखता है। TATP की संवेदनशीलता की वजह से डेटोनेटर की जरूरत
कम हो सकती है या बहुत सरल ट्रिगर का इस्तेमाल किया गया हो। यह स्पष्ट है कि सरल उर्वरक विस्फोटक जैसे कि सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं हुआ है, बल्कि एक जटिल और खतरनाक मिश्रण बनाया गया था जिसमें TATP जैसे अस्थिर रसायन शामिल है। यह घटना न सिर्फ विनाशकारी है बल्कि आतंकवाद की तकनीकी भी प्रदर्शित करती है। लाल किला ब्लास्ट खतरनाक मंसूबे। दिल्ली ब्लास्ट कोई साधारण हादसा नहीं। जांच एजेंसियों के निष्कर्ष बता रहे हैं कि यह सोची समझी आतंकी साजिश का हिस्सा था। शाम करीब 6:52 पर एक हुंडई i20 कार हरियाणा नंबर प्लेट वाली लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल के पास रुकी और अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी तेज थी कि आसपास की गाड़ियां जलकर खाक हो गईं, दुकानों के शीशे चटक गए और जमीन के नीचे बने मेट्रो स्टेशन में 40 फीट तक कंपन महसूस हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि ये अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड हाई इंटेंसिटी IED विस्फोट था। ये वही विस्फोटक है जो आतंकी अक्सर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सस्ता, आसानी से उपलब्ध और बेहद विनाशकारी होता है। केंद्र सरकार ने इसे स्पष्ट रूप से आतंकी हमला घोषित कर दिया है, लेकिन ये साजिश दिल्ली तक सीमित नहीं थी। जांच एजेंसियों के सामने जो तथ्य उजागर हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। कश्मीर की वादियों से शुरू होकर हरियाणा के मेडिकल कॉलेज तक फैला व्हाइट कॉलर जिहादी नेटवर्क, पढ़े लिखे डॉक्टरों का मॉड्यूल, पाकिस्तान आधारित हैंडलर से लेकर तुर्की के अंकारा तक कनेक्शन सामने आ रहे हैं। साजिश की जड़ें कहां? ब्लास्ट से ठीक एक दिन पहले फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक बरामद। जैसे मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, जिसमें पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर शामिल, 6 डॉक्टर, 2 मौलवी, 18 से ज्यादा गिरफ्तारियां। पुलवामा का रहने वाला कार का मालिक आमिर राशिद अली गिरफ्तार। आतंकी उमर का घर IED से उड़ा दिया गया। टारगेट सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ, अयोध्या, गुरुग्राम, रेलवे स्टेशन, मॉल्स भी थे। केंद्र सरकार ने इसे आतंकी हमला घोषित किया। कैबिनेट ने निंदा प्रस्ताव पारित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी, दोषियों को सबसे कड़ी सजा मिलेगी। जांच में डॉक्टरों के गिरोह का खुलासा हुआ। इस आतंकी मॉड्यूल में कई डॉक्टर और अच्छे खासे परिवार के लोग शामिल थे। जैसे मोहम्मद की महिला विंग की चीफ रही डॉक्टर शाहीन शाहिद भी शामिल। जांच में तुर्की में बैठे उकासा नामक हैंडलर द्वारा सेशन ऐप के जरिए निर्देश दिए जाने का हुआ खुलासा। यूपी के मदरसों तक ATS और NIA की जांच पहुंची, जहां डॉक्टर शाहीन, सईद और उसके साथियों के संपर्क होने की बात सामने आई। POJK के एक राजनेता ने विधानसभा में दावा किया कि इस हमले में उनके देश का सीधा हाथ था, जिससे पाकिस्तान की भूमिका की पुष्टि होती। कायराना साजिश पर निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा कि यह घृणित आतंकी कृत्य है। साजिशकर्ताओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस कायराना वारदात की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूंगा। द कैबिनेट एक्सप्रेस्ड इट्स प्रोफाउंड ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ लाइव्स इन द टेररिस्ट इंसिडेंट involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. This is the text of the resolution now. दिल्ली में हुए भयावह आतंकी ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला दिया। एक तरफ मासूमों की मौत पर देश में गहरा आक्रोश है। आम जन से लेकर संसद तक हर कोई एक स्वर में इस कायराना हमले की निंदा कर रहा है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। लेकिन इस राष्ट्रीय दुख और गुस्से के बीच एक बयान ऐसा आया जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली धमाकों को लेकर कहा कि कश्मीर की हमारी जो मुसीबत थी वो लाल किले के सामने बोल पड़ी। अगर कहीं पानी नहीं होता तो लोग सड़क पे निकलते हैं तो उनको भी SHO जाता है, कहता है अंदर जाओ नहीं तो PSA लगा। हर चीज के लिए PSA, हर चीज के लिए UAPA। ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर आप देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। अगर कहीं पानी
वहीं दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती का बयान आने के बाद न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। उनके बयान को बीजेपी नेताओं सहित कई दलों के नेताओं ने शर्मनाक और असंवेदनशील करार देते हुए उन पर तीखा हमला बोला। अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि दिल्ली लाल किले पर जो उग्रवादी घटना हुई है, जहां जो उग्रवादी मॉड्यूल था जो वो करने पे वाले थे, तो वो उग्रवाद का समर्थन करते हैं। और पहले भी इन्होंने उग्रवाद का समर्थन किया है। वास्तव में तो जो उग्रवादियों की मां है। तो हमारे खास प्रोग्राम आतंक का नवंबर में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि कैसे आतंक के इस काले चेहरे ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को लहूलुहान किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। 26 नवंबर 2008 की वो काली रात कौन भूल सकता है, जब मुंबई सोने की तैयारी कर रही थी। ताज होटल की लॉबी में विदेशी मेहमान कॉफी पी रहे थे। सीएसटी पर कोई मां अपने बच्चे को गोद में लेकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी और फिर गोलियां बरसने लगी। 166 मासूम जिंदगियां, 10 आतंकवादी और 60 घंटे का खौफ, और एक देश जो सदमे में रो पड़ा। आज भी नवंबर महीने की उस तारीख का जिक्र आते ही देश सिहर उठता है, जब मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमलों ने देश की आर्थिक राजधानी को खून से लथपथ कर दिया। 160 से अधिक निर्दोष लोगों की जानें गईं और भारत की आत्मा पर एक गहरा घाव लगा। 26/11 मुंबई ब्लास्ट, भारत की आत्मा पर हमला। इससे पहले साल 2008 के नवंबर में ही भारत में एक और बड़ा आतंकी हमला हो चुका है। हर साल नवंबर का महीना आता है और देश के हर नागरिक के मन में एक गहरा घाव ताजा हो उठता है। हम बात कर रहे हैं साल 2008 26 नवंबर की उस काली रात की, जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर एक भयानक आतंकी साया मंडराया था। लश्कर-ए-तैयबा के 10 प्रशिक्षित आतंकवादी समुद्र के रास्ते घुसे और शुरू किया मौत का तांडव। यह एक हमला नहीं था, बल्कि सीरीज ब्लास्ट और अंधाधुंध गोलीबारी का एक सुनियोजित युद्ध था जो लगभग 60 घंटों तक चला। 26/11 मुंबई हमले का घटनाक्रम। 26/11 मुंबई हमला भारतीय इतिहास की एक दुखद घटना थी। यह हमला 26 नवंबर 2008 को शुरू हुआ और 29 नवंबर तक लगभग 60 घंटों तक चला। 26 नवंबर शाम 8 बजे के आसपास पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी एक नौका के जरिए मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में समुद्र के रास्ते प्रवेश करते हैं। रात 9:30 बजे के आसपास आतंकवादियों के अलग अलग समूह बनाते हैं और वे कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में अजमल कसाब और अबू इस्माइल सहित 2 हमलावर यात्री हॉल में प्रवेश करते हैं और AK-47 राइफलों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू करते हैं, जिसमें 58 लोग मारे जाते हैं। लियोपोल्ड कैफे में 2 आतंकवादी अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं। प्रतिष्ठित होटल ताज पैलेस में 4 आतंकवादी घुस जाते हैं और मेहमानों को बंधक बना लेते हैं। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में 2 अन्य आतंकवादी लोगों को घुसकर बंधक बनाते हैं। नरीमन हाउस में यहूदी समुदाय केंद्र को 2 आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जाता है। रात 10 बजे के आसपास कामा अस्पताल को भी निशाना बनाया जाता है और एक टैक्सी में विस्फोट होता है। इस दौरान एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS के प्रमुख हेमंत करकरे सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शहीद हो जाते हैं। 27 नवंबर को भारतीय सुरक्षा बलों, मुंबई पुलिस, ATS द्वारा जवाबी कार्रवाई शुरू की जाती है। CSMT पर हमला लगभग 10:45 पर समाप्त हो जाता है, जब पुलिस कसाब और उसके साथी का पीछा करती है। कसाब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि उसका साथी मारा जाता है। 28 नवंबर को सुरक्षा बल अन्य सभी साइटों को धीरे धीरे सुरक्षित करते हैं। ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस पर ऑपरेशन समाप्त हो जाता है और बंधकों को मुक्त कराया जाता है। 29 नवंबर सुबह ताजमहल पैलेस होटल में ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो के तहत NSG कमांडो अंतिम हमले को अंजाम देते हैं। सुबह तक होटल में बचे हुए सभी आतंकवादियों को मार गिराया जाता है और ऑपरेशन समाप्त हो जाता है।
26/11 अटैक में 9 आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल, ओबेरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस और अस्पताल को निशाना बनाया था। इस सीरीज ब्लास्ट को लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, जिसमें करीब 166 जानें चली गई थी। इस ऑपरेशन में 9 आतंकवादी मारे गए, लेकिन उनमें से एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी ने पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा की साजिशों का पर्दाफाश किया। इस कायराना हमले में न सिर्फ 166 निर्दोष नागरिकों को खो दिया, बल्कि हमने अपने जाबाज पुलिस अधिकारियों और एनएसजी कमांडो को भी खोया। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत की अखंडता और आत्मा पर गहरा वार था। इस हमले के संबंध में महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई हमला बहुत ही सुनियोजित साजिश थी। हमला इतना सुनियोजित था, आप टारगेट्स देखिए इसके। ये ताज होटल जहां हम बैठे हुए हैं, ये ताज होटल जो है ये दुनिया भर के केवल टूरिस्ट नहीं, डिप्लोमेट्स यहां होते हैं, दुनिया भर की डिप्लोमेसी यहां होती है। जो ट्राइडेंट होटल है वहां पर कई लोगों के ऑफिसेस है, कई फॉरेन कंपनीज के ऑफिसेस है, या फिर अलग अलग प्रकार से लियोपोल्ड कैफे जहां पर ऑलवेज हमेशा फॉरेन टूरिस्ट रहते हैं, ऐसा बिल्कुल चुन चुन कर जहां ज्यूइश लोग रहते हैं। तो एक प्रकार से एक प्रकार से इसका प्लानिंग ऐसा किया गया था कि देश की आर्थिक राजधानी पर तो वो एक हमला था ही, लेकिन भारत की सार्वभौमता पर वो हमला था और एक दुनिया को संदेश था इस माध्यम से। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुंबई हमले को लेकर न सिर्फ मौजूदा सरकार को आईना दिखाया था, बल्कि उन्होंने देश के सुरक्षा बलों की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि 2028 में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई न करके कमजोरी का संदेश दिया था और आतंकवादियों के सामने घुटने टेके थे। साथ ही कहा कि हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन सरकार ने विदेशी दबाव में ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने याद दिलाया कि 2008 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को आतंकियों ने निशाना बनाया था। उस समय देश ने ऐसा संदेश दिया था, सरकार आतंकवाद के सामने झुक गई और उसमें जवाब देने की ताकत नहीं। सेना का खून गर्म था, सेना जवाब देना चाहती थी, लेकिन दिल्ली ठंडी बैठी थी। साथियों, भारत कभी नहीं भूल सकता कि 26/11/2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आतंकी हमला किया था। क्या भूल सकते हैं क्या? उस समय कुछ करने की जरूरत थी कि नहीं थी? दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन इसके लिए दम चाहिए दोस्तों। सारे सबूत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के प्रूफ मिल रहे थे। सारे प्रूफ उनको गुनहगार सिद्ध कर रहे थे। लेकिन भारत ने क्या किया? पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया? खबरें तो ये भी है, उस समय भी हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना बदला लेने के तैयार थी। सेना का खून गर्म हो रहा था, दिल्ली ठंडे बिस्तर में पड़ा था। वहीं 2008 के हमलों के बाद गृह मंत्री का पद संभालने वाले पी चिदम्बरम ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वह पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी हमला करने के पक्ष में थे। हालांकि तत्कालीन सरकार ने वैश्विक ताकतों के दबाव में संयम बरतने का निर्णय लिया, जो युद्ध शुरू नहीं करना चाहती थी। चिदम्बरम ने दावा किया कि अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने खुद दिल्ली आकर उनसे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी और सैन्य कार्रवाई से बचने का अनुरोध किया था। पी चिदम्बरम के बयान पर सवाल। वहीं 26/11 के बाद जवाबी सैन्य कार्रवाई को लेकर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष ने जोरदार हमला बोला। महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बयान को देश की सुरक्षा से समझौता करार दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकने और भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम का यह खुलासा यह साबित करता है कि यूपीए सरकार ने उस वक्त राष्ट्रीय हित को छोड़कर कमजोर फैसला लिया।
भाटिया ने आरोप लगाया कि 26/11 के बाद अगर तत्कालीन सरकार ने कोई कठोर कार्रवाई की होती तो शायद देश को बाद में हुई कई आतंकी हमलों का सामना नहीं करना पड़ता। सिर्फ भारत ही नहीं, साल 2015 में 13 नवंबर की तारीख जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए सिलसिलेवार आतंकी हमलों ने इस खूबसूरत शहर की खुशियों को मातम में बदल दिया। बातांकला थिएटर से लेकर स्टेडियम तक, जहां 130 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 400 से ज्यादा अधिक लोग घायल हुए। इस हमले में 7 हमलावर भी मारे गए थे। यह हमला सिर्फ फ्रांस पर नहीं बल्कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के यूरोपीय मूल्यों पर भी किया गया हमला था। पेरिस का हमला एक त्रासदी। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं रहती बल्कि एक त्रासदी, एक घाव बन जाती है। हम बात कर रहे हैं 13 नवंबर 2015 की उस भयानक रात की जब रोशनी के शहर पेरिस पर अंधेरा छा गया था। ये वो रात थी जब आतंकी संगठन ISIS ने फ्रांस के दिल पेरिस को निशाना बनाकर यूरोप पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया था। यह हमला महज एक जगह नहीं हुआ बल्कि आतंकवादियों के एक समूह ने पेरिस के 6 अलग अलग ठिकानों को एक ही समय पर निशाना बनाया। यह एक सोची समझी, समन्वित और बर्बर साजिश थी। सबसे बड़ा नरसंहार हुआ बाटाक्लॉन थिएटर में, जहां एक म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था। आतंकवादियों ने बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, उन्हें बंधक बनाया और इस हमले में दर्जनों लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ कैफे और रेस्टोरेंट में बैठे लोग जो वीकेंड का आनंद ले रहे थे, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। हमले की एक कड़ी नेशनल फुटबॉल स्टेडियम के बाहर भी देखने को मिली, जहां आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया, जबकि अंदर फ्रांस और जर्मनी के बीच फुटबॉल मैच चल रहा था और खुद राष्ट्रपति फ्रांसुआ होलांद मौजूद थे। महज कुछ ही घंटों के भीतर इस हमले ने पेरिस को स्तब्ध कर दिया। इस सामूहिक हत्या में 130 निर्दोष लोगों की जान चली गई। 400 से अधिक लोग घायल हुए, जिन्होंने जिंदगी और मौत के बीच का फर्क करीब से देखा। इस हमले में 7 हमलावर भी मारे गए थे। यह हमला सिर्फ फ्रांस का नहीं बल्कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के यूरोपीय मूल्यों पर भी हमला किया गया था। इस त्रासदी ने पूरे विश्व को हिला दिया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये नवंबर महीना सिर्फ एक मौसम का बदलाव नहीं लाता बल्कि वैश्विक इतिहास में ये क्रूरता और बर्बरता की एक दुखद कहानियों को अपने साथ लेकर चलता है। ये सारे घटनाक्रम हमें एक निर्णायक संदेश देते हैं कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं, यह एक वैश्विक चुनौती है। जब हम उन सभी निर्दोष पीड़ितों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, तो हमें एक मजबूत संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमें भयभीत नहीं होना है बल्कि जागरूक रहना है। हमें टूटना नहीं है बल्कि एकता को और मजबूत करना है। हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवाद की कोई भी साजिश हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय मूल्यों को भेद न पाए। आतंक का जवाब सिर्फ बंदूक से नहीं दिया जा सकता बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति, बेहतर खुफिया तंत्र और एकजुट समाज से दिया जा सकता है। उम्मीद है कि आतंक का नवंबर की ये काली यादें हमें भविष्य में एक सुरक्षित और भय मुक्त विश्व बनाने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो दोस्तों, आतंक का नवंबर सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं बल्कि उन जख्मों की याद है जो आज भी ताजा है। दिल्ली, मुंबई, पेरिस, जगहें अलग थी लेकिन दर्द एक ही था, मानवता पर हमला। इन घटनाओं ने हमें सिखाया है कि आतंकवाद किसी देश या धर्म या सीमाओं का नहीं होता, वह सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का दुश्मन होता है। और जब दुश्मन इतना निर्दयी हो तो दुनिया को एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है। जरूरत है सतर्क रहने की, मजबूत इरादों की और उस एकता की जो आतंक के हर चेहरे को बेनकाब कर सके। नमस्कार।